Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, ये क्वेश्चन पेपर है DSSB का और ये ऑलमोस्ट 10 डेज बिफोर हुआ था। तो आई थिंक अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें कॉमर्स की तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज हम इसके डिस्कस करेंगे आंसर कीज़ के। तो ये कल ही निकली हैं, रिलीज़ की गई है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। 200 टोटल क्वेश्चंस थे इसके अंदर कॉमर्स के, उसमें से कुछ आज हम देखेंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज स्टोलन, व्हाट टाइप ऑफ लॉस विल इट बी कॉल्ड। अगर कंसाइनमेंट के अंदर कोई कंसाइनमेंट सेंड किया जा रहा था और वो लॉस हो जाता है इन द ट्रांजिट, तो उसको कैसा लॉस मानेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होता है, अबनॉर्मल लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से कौन सा अकाउंट है, कौन सा फैक्टर है, उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका रहेगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट। जब हम इसकी एस्टिमेट नहीं कर पाते सेलिंग प्राइस को। ओके, इसके अलावा जो अदर हैं ऑप्शन, जैसे उसकी यूजफुल लाइफ है वो उसको हम काउंट करते हैं। इसके अलावा उसकी स्क्रैप वैल्यू को भी हम कंसीडर करते हैं, और द कॉस्ट ऑफ द असेट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ट्रायल रन etc, इनको भी कंसीडर किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिससे हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, कि हमें अपने जो डिबेंचर उनको रिडीम करना है, तो उसके लिए कौन सा सोर्स है जिसको हम क्रिएट करेंगे, कौन सी रिजर्व को। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट जितने भी मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट रहेंगे उनको हम धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, एक रिजर्व बना लेंगे, उसमें डालते रहेंगे। ठीक है, और उस आउट ऑफ प्रॉफिट में से हम डिबेंचर को रिडीम कर देंगे। तो कहाँ से बनता है ये, आउट ऑफ प्रॉफिट से। नेक्स्ट इज फोर्थ, अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज असरटेन्ड बाय द प्रिपेयरिंग आ। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो उसके अंदर जो कैपिटल होती है इन द बिगिनिंग अकाउंटिंग ईयर के, उसको कैसे असरटेन किया जाता है, किसको प्रिपेयर करके। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्योंकि इसमें सिंगल एंट्री की बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन फिफ्थ है आपके सामने, स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखिए, वो कौन सा रेशियो होता है जिसके अंदर पार्टनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। कब करते हैं, रीवैल्यूएशन के टाइम में। तो किस रेशियो में करते हैं, तो डेफिनेटली जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। और रिवैल्यूएशन करते हैं तो उससे पहले जो उन्होंने जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसके आने से पहले उसको अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सिक्स्थ, इफ अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। जब एक कंपनी है इशू कर रही है 50,000 शेयर्स को, लेकिन उसके पास रेशियो कितने हुए, 60,000, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब उनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आई है। ओके, डिमांड ज़्यादा आई है, तो क्या है वो, ओवर सब्सक्रिप्शन। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने, अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज। आपके सामने है क्वेश्चन, इसमें पूछना है कि शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, शेयर्स और फिक्स डिपॉजिट और हुंडी ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते हैं, तो डायरेक्टली आप जंप कर सकते थे यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था ये भी। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हास्य का कारण नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, व्यापार के कारण अगर कोई टूट फूट होती है आपके एसेट में तो आप मूल्य हास्य करवा सकते हो। अपेक्षित अगर तकनीकी में चेंज होता है उसकी वजह से भी मूल्य हास्य का कारण बनता है।
सामान की अवधि खत्म होने पर उसका प्रयोग नहीं हो पाता, वो भी एक मूल्य हास्य का कारण है, लेकिन अनपेक्षित अपचलन ये इसका कारण नहीं है। क्वेश्चन 9 है आपके सामने। Assess the following situations and identify which relationship given below be called partnership। तो इसमें 4 सिचुएशन दे रखी हैं, इसमें से आपको पता करना था कि इनमें से कौन सी है जो जिसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देख के आप एनालाइज कर सकते थे कि बिल्कुल आंसर करेक्ट है। देखिए ए बी है, शेयर कर रहे हैं कार, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी वो संडे में आउटिंग के लिए वो कार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, तो ये कोई भी वो नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है यहाँ पर। बी हैज़ अ फर्म एंड ही एम्प्लॉयड, यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप बन रहा है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, तो केवल राइट आंसर आपका यहीं पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैन मे कम मैन मे गो बट द बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्टिन्यूस। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था ये हमारी अकाउंटिंग का। तो ये मतलब कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऐसा हमें बताता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ, जल्दी कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जितनी हमसे हो पाएंगे हम कर पाएंगे, ठीक है, जितनी हमसे हो पाएंगे तो हम इसको बना लेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन एक साथ कराना तो बहुत मुश्किल है और बहुत लंबी भी बन जाएंगी और आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज नॉट प्रिपेयर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात कर रहा है कि जो हमारी हमारी जो एनपीओ होती है उसके लिए हम कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते। ये भी काफ़ी लड्डू क्वेश्चन था, देख के आराम से इजीली टिक कर सकते थे आप। इसके अंदर P&L अकाउंट नहीं बनाया जाता, इसके अलावा आपका बैलेंस शीट बनाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, under which of the following schedules to the Companies Act 2013 computation of depreciation has been provided। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से शेड्यूल के अंदर, किसके कंपनीज एक्ट 2013 का वो कौन सा शेड्यूल है जिसमें डेप्रिशिएशन को कंप्यूट करने को प्रोवाइड किया हुआ है, कौन से शेड्यूल में? तो कौन सा? शेड्यूल नंबर 2 में। क्वेश्चन 13, which of the following instrument is to be treated as negotiable instrument under Negotiable Instrument Act 1881। ये भी बड़ा लड्डू क्वेश्चन था, बहुत इजीली आंसर दिया जा सकता है। ये तो है ही नहीं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर कौन सा आएगा इनमें से? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 14, द डैश ऑफ अ प्रोजेक्ट इज the present value future expected cash flow divided by the initial outlay। ये बिल्कुल डायरेक्ट आपका क्या दे रखा है? फॉर्मूला दे रखा है कि हम जो ये पीआई निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, तो उसके अंदर हम अपना ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की, उसको डिवाइड कर देते हैं इनिशियल आउटले से, या फिर कह सकते हैं आउटफ्लो से। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा 3rd। कैपिटल बजटिंग से था ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इज अ टेक्निकल डिवाइस डिजाइन टू एनालाइज द चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन 2 डेट्स, दिस इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक ऐसा स्टेटमेंट या सोर्स जिसमें, देखो सिंपल सी बात है, इसको डायरेक्टली आप देख सकते हैं, इसमें जो दे रखा है इसमें यहीं से आपका की पॉइंट निकल गया, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये हम किसमें प्रिपेयर करते हैं? ये आपका फंड फ्लो में प्रिपेयर किया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके अंदर हम हमारे फंड्स का सोर्स और एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? 4th। Fifth question, sorry, 16th question, what does the term deficit means in the
रेफरेंस विद द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी काफ़ी हम लड्डू क्वेश्चन था, जिसमें आप देख सकते हो जो हमारी एनपीओ होती है उसके अंदर डेफिसिट का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं एनपीओ की तो उसके अंदर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। तो उसके लिए जो डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हमारा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, कि हम इनकम से ज़्यादा एनपीओ में क्या हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए, उसकी वजह से उसके अंदर डेफिसिट आ गया। ओके 17 डैश स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड on the basis of working capital which includes item which cannot be easily converted into cash in short term। इसमें पूछ रहा है वो कौन सी स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है, किसमें, वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल के लिए, जिसके अंदर हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश को शॉर्ट टर्म में। तो वो कौन सा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है, ये नहीं है पूछा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए कमर्शियल बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके तो इसमें कह रखा है इट कंडक्ट्स एज अ कमर्शियल बैंक्स, नहीं डेफिनेटली नहीं। तो इसका आंसर काफ़ी इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे। ओके मतलब जो रॉन्ग है उनको एलिमिनेट कर सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका इजीली डिटेक्ट किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 आई ड्रॉ अ बिल ऑन बी एंड नेगोशिएटेड इट। इसमें कह रहा है कि ए ने एक ड्रॉ किया बिल किसके ऊपर, बी पर, नेगोशिएशन के लिए, और इसको नेगोशिएट किया। बी इज अ फिक्टिशियस पर्सन और बी इसके अंदर फिक्टिशियस पर्सन है। तो इसमें पूछा गया है जो ये बिल है इसको कैसे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे या ट्रीट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स ये इसको एज ए क्योंकि ये क्या है फिक्टिशियस पर्सन है तो इसको हम एज ए प्रोमिसरी नोट कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20 एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ओके जो एक्स लिमिटेड है उसने 100 इक्विटी शेयर को फॉरफिट किया है, जिसमें ये किसके हैं, एक शेयर 10 रुपये का है। इसमें कहा है कि नॉन पेमेंट किसकी वजह से, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, क्योंकि इसने 2 रुपये की जो फर्स्ट कॉल थी वो उसने पे नहीं की, और कह रहा है फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 8 मंगवाए, ठीक है, मतलब 8 तो मंगवा चुके हैं क्योंकि 2 अभी फाइनल कॉल तो भी मंगवाई नहीं है। तो 8 रुपये मंगवाए हैं जिसमें से उसने 2 पे नहीं किए, 2 रुपये पे नहीं किए, मतलब हमें यही दे रखा है कि इसमें इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो इसका मतलब 6 तो दिए होंगे ना, तो वो कितना इस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जितना आ चुका है वहीं तक ही एक कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कितना क्या रहेगा, 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे व्हाट शेयर्स ऑफ प्रॉफिट वुड आ स्लीपिंग पार्टनर। कह रहा है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें देखिए कि एक स्लीपिंग पार्टनर का क्या शेयर रहेगा, कब, जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 75% ऑफ टोटल कैपिटल, और किसके अंदर, एब्सेंस ऑफ द डीड। तो जब हमारी पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं की जाती है उसके एब्सेंस में कुछ कितना भी परसेंटेज हो कैपिटल का सबको इक्वल मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। सेकेंड क्वेश्चन है अ कंपनी में वाइंड अप वॉलेंटरली अंडर। तो इसमें ये एक्ट पूछा गया है कि जो सेक्शन है 2016 का, उसमें कौन से सेक्शन में ये हम कौन से सेक्शन में ये वॉलेंट्री कंपनी को वॉलेंटरली क्या किया जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है। तो ये किस में दिया गया है, तो ये हमारा सेक्शन 59 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ये इसमें दिया गया है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अ सोर्स फॉर अ करंट एसेट। इसमें पूछ रहा है जो हमारी करंट एसेट है उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, ये पूछा है। करंट एसेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब बात ही करंट एसेट की हो रही है, करंट की हो रही है, करंट की वो होती है जो विद इन 12 मंथ्स हम उनको मतलब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो वो होती है करंट एसेट। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये इसका स्टेटमेंट नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 2, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, a dash is a computer network of a geographically dispersed and heterogeneous computational resources। तो इसमें पूछा है कि वो कौन सा नेटवर्क है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा नेटवर्क है जिसको ज्योग्राफिकली क्या कर रहे हैं, डिस्प्रेस्ड कर रहे हैं, और ये हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा? ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज नॉट ऑफर्ड बाय जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग की बात करें, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, एक जैसे कि जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्टली आपको सिंपल आंसर दूं तो जैसे कि आप जो टेलर होता है या आपका बुटीक वाला होता है, आप जाते हो अपना सूट बनवाते हो, ठीक है, सभी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, वो अपना स्टफ़ लेके जाते हैं और सब अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हमें किस तरह का पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, राइट। और ये क्या होता है, स्मॉल 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 आपके मतलब प्रोजेक्ट होते हैं, यू कैन से, ठीक है, स्मॉल जॉब होती है, ये बहुत बड़ी जॉब नहीं होती, और सबके जो भी जाएगा वो अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या देगा, स्पेसिफिकेशन देगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। देखिए इसमें यूनिफॉर्म नेचर नहीं होता, ओके, तो यही इसका रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस मैनेजमेंट इज concerned with the people at work and with their relationship within an enterprise, it is known as। ये भी बहुत लड्डू क्वेश्चन था। मैनेजमेंट के अंदर कंसर्न किस पे किया जा रहा है? पीपल के ऊपर और उनके रिलेशनशिप के ऊपर एंटरप्राइज के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट। इसमें कह रहा है कि कौन से नॉन इंटेंजिबल एसेट हैं यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, जो व्हीकल है वो नॉन इंटेंजिबल नहीं है, ऑफिस फर्नीचर है वो भी टेंजिबल है, मतलब उनको टच किया जा सकता है। इन दोनों, ये तो दोनों टेंजिबल है, लेकिन जो आपका ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये क्या है? इंटेंजिबल है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है, मिस्टर शुक्ला स्टार्टेड अ बिजनेस एंड डिड नॉट मेंटेन द फाइनेंशियल बुक्स अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। इसने डबल एंट्री सिस्टम नहीं बनाई, ही इंट्रोड्यूस कर रहा है वो 13,000 एंड विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 फॉर पर्सनल यूज। कब? मार्च 31 को। हिज असेट एंड द लाइबिलिटी वर क्रेडिटर। उसके क्रेडिटर और लाइबिलिटी जो दे रखे वो हैं 90,000, डेटर हैं 1,25,000 के, कैश दे रखा है 4,980 का। हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड बी। तो इसका प्रॉफिट क्या रहेगा? तो इसका माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। ये भी लड्डू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, इन द प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स द असेट्स एंड लायबिलिटी आर शोन ऑन डिफरेंट साइड्स, कैपिटल इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं इसको ताकि आप इजीली इसको रीड कर पाएं। क्वेश्चन कह रहा है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओके, और इसके अंदर जो असेट एंड लायबिलिटी कैसे शो की जाएंगी, तो माय डियर फ्रेंड्स उनको बैलेंसिंग फिगर पर एसेट एंड लायबिलिटी को शो किया जाएगा। क्वेश्चन 10 है, स्टेट विच वन इज नॉट वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयज। देखिए जब हम ट्रेनिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है तो वो क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि जब हम ट्रेनिंग का मतलब ये है कि उनकी वेजेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा या वो एक्सपेक्ट करें कि उनकी जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जैसे इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो डेफिनेटली ट्रेनिंग दी इसलिए जाती है कि वो एफिशिएंटली वर्क कर पाए, ओके, उसकी उनकी पर्सनल ग्रोथ हो पाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ओपनिंग कैपिटल इज असरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। हम जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कैसे असरटेन कर सकते हैं? तो हमारी फ्रेंड्स किसको प्रिपेयर करके? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट विच इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस ये भी हमारे किससे, मतलब जो आपके
जो सर्विसेज हैं क्लाउड्स की उसके बारे में दे रखे, कौन कौन से क्लाउड सर्विस के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। तो हमारे फ्रेंड्स ये तीनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर, ये तीनों ही क्लाउड सर्विस के एग्जाम्पल हैं। ये भी नेटवर्क से था। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा कथन स्मार्ट सिटी होने की दशा को सत्यापित नहीं करता। स्मार्ट सिटी कौन सी होती है, जैसे हमारे इंडिया में कई बार कहा गया है ना कि 5 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी, दिस एंड दैट। तो इसमें कह रहा कौन सा नहीं है। तो आप इजीली जब इसको करते तो एलिमिनेट कर सकते थे कि स्मार्ट सिटी में परिवहन व्यवस्था जटिल है, तो ये स्मार्ट सिटी को मतलब सत्यापित नहीं करेगा स्मार्ट सिटी होने का। इसके अलावा जैसे भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाएगा या किया जाता है। कोई भी ढीलापन या दरार का पता लगने पर पुलों को, जो हमारे पुल या ब्रिज वगैरह होते हैं, मतलब फ्लाईओवर्स होते हैं, उनको वायरलेस सिग्नल के साथ डिजाइन किया जाता है या किया गया है। मतलब ये स्मार्ट सिटी के एक तरह से क्या है, फैक्टर्स हैं। Which of the following statement is not true in respect of significance of financial analysis? इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है, मतलब ट्रू नहीं है इन रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका डायरेक्ट जा रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स चेंज इन प्राइस लेवल। तो जो फाइनेंशियल एनालिसिस हम करते हैं हमारे स्टेटमेंट्स का, उसके अंदर हम प्राइस, मतलब ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा कोई भी, तो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है प्राइस में, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ओके इसके अलावा वो जज करने में हेल्प करता है एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस को। इसके अलावा ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, क्या ट्रेंड क्या चल रहा है बिजनेस में ऑल ओवर द पीरियड। एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज, इसमें भी हेल्प करता है इनको भी। क्वेश्चन नंबर 15, identify the method of job evaluation which involves mental requirements, skills, physical requirements etc as critical factor। तो इसमें पूछ रहे हैं वो कौन सा जॉब इवेल्युएशन का वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्स की, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और मेंटल, मतलब किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, मेंटल रिक्वायरमेंट को, स्किल्स को और फिजिकल रिक्वायरमेंट को। तो ये फैक्टर कंपैरिजन में होता है, ठीक है, फैक्टर्स को कंपेयर किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच इन्वेंट्री सिस्टम फोकस ऑन द राइट मटेरियल ऑफ द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड इन द एग्जैक्ट अमाउंट। ये भी बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। कह रहा है इसमें वो इन्वेंट्री सिस्टम का वो कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर फोकस किया जाए कि राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल राइट टाइम पे और राइट प्लेस पर आपको उपलब्ध हो पाए। तो वो कौन सा होता है, जस्ट इन टाइम एनालिसिस में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कह रहा है वो कौन सा, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो बताया गया है, कैन रेज अनलिमिटेड कैपिटल, इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ उतना ही अमाउंट आ सकता है जो पर्सनली सबके पास है, जो उपलब्ध करा पाएंगे, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। गोपाल रन कर रहा है ग्रोसरी शॉप को लोकल मार्केट में। ये आप ग्रोसरी शॉप देखकर ही मतलब बहुत इजीली आपको आगे रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हैं कि किसका एग्जाम्पल है, सोल प्रोप्राइटरशिप का। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन टू पार्टीज, वन और बोथ ऑफ whom is a group of persons acting in consult। तो क्या इसमें पूछ रहा है कि जब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डिस्कशन किया जाता है, नेगोशिएशन किया जाता है टू पार्टीज के बीच में, तो ये भी बहुत लड्डू क्वेश्चन था, इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज द टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच एनालाइज एंड क्लासीफाई द एक्सपेंडिचर एज वेल एज
द टोटल कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कौन सा है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग है ऐसा है जिसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं एक्सपेंडिचर को, किसके अंदर, टोटल कॉस्ट में। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका फर्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग में। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो अदर क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे उनके आंसर कीज़ को। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।